हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। बाय बैक ऑफ शेयर्स की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और एक छोटा सा क्वेश्चन के बेस पे जनरल एंट्री आपको समझाया है। मेनली जनरल एंट्री समझाया है, लेकिन एक क्वेश्चन लेके समझाया है ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लो। और मेरी कोशिश ये है कि अगर आपने पहला वीडियो और ये वीडियो देख लिया तो मोस्टली मेरी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कि आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स पे कोशिश की थी इजी तरीके से समझाने की, उसी तरह से इसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें आप लोग को बोलूँगा उसको फॉलो करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगी, आप लोग को आसानी होगी। अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं लॉजिक बताऊँगा उसको ध्यान रखोगे तो आप लोग को बाय बैक ऑफ शेयर्स सबसे ईजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल का लिए है, जरा देखिए। केजी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समरी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012। तो उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। लास्ट में आएंगे तो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2012 कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कितने इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना है वो क्वेश्चन में आप लोग को बता के दिया है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन है आप लोग को। तो आप लोग को जब धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोग को बताते रहूँगा, अभी एक साथ पूरी चीज़ें बताऊँगा नहीं। तो देखिए आगे लिखा है एट ₹15 पर शेयर। तो मतलब शेयर की वैल्यू आके देखिए आप लोग, क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिखेगा आप लोग को कि एक शेयर लिखा है फुल्ली पेड शेयर 10 ईच, मतलब शेयर भी फुल्ली पेड है तो इसका मतलब हम लोग को फुल्ली पेड की एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो शेयर्स कितने का है, 10 रुपये का है। बायबैक कितने में करें, नीचे लिखा है 15 पर शेयर, तो इसका मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो प्रीमियम बराबर है। तो 5 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये कैपिटल का पैसा है। 15 रुपीज़ में है शेयर्स के बराबर ना, उसमें से 10 रुपये कैपिटल रहेगा, 5 रुपये क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75 लाख। कंपनी ने अपने ये बायबैक करने के लिए क्या करी, पूरे इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए, बेच दिए। तो जाके देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का था, बैलेंस शीट में देखिएगा आप लोग को 74 लाख देखा आप लोग को, यस। तो उसी को क्या करना है, हम लोग को बेच देना है। कितने में बेचना है, 75 लाख में। मतलब 74 की चीज़ अगर आप 75 में बेचोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोग को 1 लाख का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके बेस पे जनरल एंट्री करना है। उसके बाद लिखा है ऑन 5 अप्रैल 2012 कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। और 5 अप्रैल को कंपनी को जो बायबैक का टारगेट था वो क्या हो गया, अचीव हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है The company achieved on 30th April the company issued fully paid equity shares of 10 by way of bonus share for equity for every 4 equity share held by the equity shareholder। और कंपनी ने फिर क्या करी है, बोनस शेयर्स इशू करी है। किसको इशू करी है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, तो नॉर्मली उसकी वैल्यू 10 की ही थी। तो क्वेश्चन लास्ट में लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस शीट ऑफ केजी लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग को क्वेश्चन में 2 चीज़ें बोला है, जर्नल एंट्रीज तो करने बोला, साथ में बैलेंस शीट भी बोला है। तो इससे फायदा ये होगा ये वीडियो का कि आप लोग को बैलेंस शीट भी समझ जाएगी। ज़्यादा तो डिटेल में नहीं समझेगी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए भी लॉजिक बताऊंगा कि कैसे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। उम्मीद है मुझे कि उसको भी इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग वो चीज़ फॉलो करोगे तो आप लोग को बैलेंस शीट बनाने में और उसको समझने में और उसको सॉल्व करने में क्या होगी, एकदम आसानी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें मैंने स्टेप लिखाया था पिछले वीडियोज़ में। तो सबसे पहले लिखा था आप लोग को कि अगर शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो पहले क्या करो, फुल्ली पेड करो। तो क्वेश्चन में आप लोग को पता है कि शेयर जो थे आप लोग को लिखा था एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है और फुल्ली पेड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब शेयर्स के आप लोग के फुल्ली पेड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था आप लोग का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने बोला है तो आप लोग क्या कर लो, उसको पहले सेल कर लो, बराबर है ना। तो अगर एंट्री है क्वेश्चन में तो आप लोग उसको देख लेंगे। तो देखिए आप लोग को इन्वेस्टमेंट की नहीं, सॉरी, उसके बाद शायद फ्रेश इशू था। फ्रेश इशू के बाद इन्वेस्टमेंट था, वो आगे पीछे हो सकता चलता है, इन्वेस्टमेंट पहले और फ्रेश इशू बाद में वो चलता है। तो फ्रेश इशू भी क्वेश्चन में नए शेयर्स इशू कर रहे हैं क्या, नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बेचा है तो उसकी जनरल एंट्री करना है हम लोग को। कितने का बेचा, देखिए आप लोग को क्वेश्चन में दिया था कि 74 लाख का इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया है और आप लोग उसमें कितने में बेचे, इसको 75 में बेचे। अब सिंपल सी बात है, जब कोई इन्वेस्टमेंट बेचोगे आप लोग, कोई भी चीज़ बेचोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बराबर है। आप लोग इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कैश आप लोग के पास आया। लेकिन जब भी हम लोग क्या बोलते हैं बायबैक का चैप्टर करेंगे तो कैश में नहीं ट्रांजेक्शन करेंगे, मोस्टली ट्रांजेक्शन किस में करेंगे, बैंक में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक। जब भी पैसा आता है तो डेबिट में बैंक रहता है। इसका जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, लॉजिक, असेट बड़ी, वो सब मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप लोग को अभी ध्यान देना है कितनी तारीख को बेचा है, जरा देखिए वहाँ पे डेट दिया था हम लोग को क्वेश्चन में, 1 कंपनी ने बेचा है उसको 5 नहीं, 1 मिनट,
1 अप्रैल को ही बेचा है, बराबर है। तो 1 अप्रैल की डेट लिख लेता हूं मैं, 1 अप्रैल 2012। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया और इन्वेस्टमेंट गया, दोनों ही असेट से, दोनों ही असेट से पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। तो असेट बढ़ती है तो डेबिट, और जो असेट कम होती है उसको कहाँ करते, लिखते क्रेडिट में लिखते। तो बैंक बढ़ा इसलिए डेबिट में है और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो कहाँ पे है, क्रेडिट में है। पैसा आया, इन्वेस्टमेंट गया। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हम लोग का एंट्री। अब क्वेश्चन में लिखा था कि आप लोग ने 74 का इन्वेस्टमेंट है और बेचे कितने में आप लोग ने, 75 में। देखो आप लोग लिखा है 75 सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट इन 75 लाख। तो सिंपल सी बात है, आप लोग 75 लाख में बेचे हो तो आप लोग को पैसा कितना मिलेगा, 75। तो मैंने बैंक में 75 लिखा, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 74 लिखा। तो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब लॉजिकली अगर सोचोगे 74 की चीज आप 75 में बेचे हो तो 1 लाख का क्या आप लोग को प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा कहां पे आता है, क्रेडिट में। तो लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? कितने का प्रॉफिट है, 1 लाख का है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए हर जगह लिख दिए कि अमाउंट जो है सब किस में है, लैक्स में है। तो मतलब हर एक के आगे 5 जीरो है, तो वो हम लोग को वापस से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो डालते मतलब बड़ा मार्क्स ही जीरो हो जाए हम लोग के, क्योंकि वो बोलते ना जीरो डालने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आप लोग को। तो क्वेश्चन में पहले से ही जीरो आप लोग को ऊपर लिख के दिया है, क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे इन लैक्स लिखा हुआ है, तो मैंने भी इन लैक्स यहाँ पे भी इन लैक्स और इन लैक्स मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब हर एक अमाउंट के आगे 5 जीरो है। तो ये हो गया पहला हम लोग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखा, और लॉस होता अगर समझो एग्जांपल 74 की 73 में 72 में बेचते समझो एग्जांपल, तो 2 लाख रुपए का लॉस होता रहा, तो हम लोग बैंक में कितना लिखते थे, 72, इन्वेस्टमेंट कितना लिखते थे, 74, और 2 लाख रुपए ऊपर बैलेंस होता ना, तो ऊपर 2 लाख लिखते थे और लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना है, लेकिन लॉस होगा तो डेबिट में रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे। तो ये हो गया पहला एडजस्टमेंट आप लोग का सॉल्व, पहला मतलब आप लोग की जर्नल एंट्री। तो मैंने बताया था कि पहले क्या रहता है आप लोग का फुली पेड, फिर फ्रेश इशू, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होने के बाद क्या रहता है आप लोग का बायबैक का कैलकुलेशन, कि कितना बायबैक करना पड़ेगा हम लोग को, तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए मैंने आप लोग को कैलकुलेशन बताया था। कैलकुलेशन क्या है, देखिए कितने शेयर बायबैक करना है उन लोग को, वहाँ पे लिखा है 25%। तो कंपनी के पास शेयर है 120 शेयर है। अब लोग बोलेंगे सर 1200 शेयर है, तो क्वेश्चन बैलेंस शीट में 1200 दिया है, लेकिन एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का ना। तो इसका मतलब हम लोग को क्वांटिटीज चाहिए। क्या चाहिए, क्वांटिटीज। तो एक शेयर 10 का मतलब उसको डिवाइड कर लेंगे तो मालूम पड़ेगा हम लोग के पास कितने शेयर है, 120 लाख। वो छोड़ दो, सिर्फ उसको ही दिमाग में रखो, कितने हैं 1200, एक कितने का है 10 का, तो डिवाइड कर लिए, मतलब मालूम पड़ा हम लोग के पास 120 शेयर है। 120 लाख बार बार नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो भूल जाओ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो 120 शेयर है। कितना बायबैक करना है, क्वेश्चन में देखो नीचे ही मेंशन था कि कंपनी अनाउंस बायबैक ऑफ 25%, तो इसका 25% बायबैक करना है आप लोग को। तो जब 25% निकालोगे तो आप लोग को हो जाएगा 30, मतलब आप लोग को 30 शेयर्स क्या करना है, बायबैक करना है। क्लियर है? इतना क्लियर। अब वहां पे लिखा था आगे देखो, एक शेयर कितने में बायबैक करने का था, 15 पर शेयर, 15 रुपए में। तो अब देखिए ये 30 का शेयर है इनटू फेस वैल्यू कितनी है उसकी, मतलब मेन वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो वो कैपिटल में आते हैं। हाँ याद रखना, मैं 2 पार्ट आप लोग के लिए लिख लेता हूँ। कैपिटल में 30, बायबैक कितना करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कहाँ से आ रहे हैं, एक शेयर क्योंकि कितने का है, बायबैक कितने में करने का है, 15 में करना है। उसमें से 2 पार्ट है, 10 रुपये शेयर का है, 5 रुपये का है, प्रीमियम का है। तो मैं अभी कैपिटल वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना है देखिए 30 इंटू 10 कितना होता है, ये हो जाएगा आप लोग का 300, मतलब 300 रुपीज़ आप लोग को कैपिटल में चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ प्रीमियम का, किसका, प्रीमियम का। कितने शेयर है आप लोग के बायबैक के लिए, 30, एक कितने का है, एक पे प्रीमियम कितना है, 5 का, तो हो जाता है आप लोग का 150। ये 2 कैलकुलेशन आप लोग को पहले मेंशन कर लेने का। पहला स्टेप, पहले क्या पता करने का, कितने शेयर्स आपको बायबैक करना है, कितने शेयर्स बायबैक करना है। तो कैसे जाने का, वो बैलेंस शीट में जाने का। इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो इक्विटी शेयर का अमाउंट देखने का। इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है, 1200, एक शेयर कितने का है, 10 का, तो डिवाइड कर लिया तो मालूम पड़ गया 120 शेयर्स हमारे पास है। बायबैक कितना करना है उसमें से 25%, तो 30 आ गया, मतलब 30 क्वांटिटी हम लोग को क्या करना है, बायबैक करना है। एक्चुअली वो 30 लाख है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, उसको भूल जाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो 30 लाख शेयर्स आप लोग, मतलब 30 शेयर्स आप लोग क्या करने का, बायबैक करने का। एक शेयर कितने बायबैक करने का है, 15 में, क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है।
तो जो फेस वैल्यू रहेगी उसकी, फेस वैल्यू बैलेंस शीट में देखिएगी 10 रुपये, तो वो कैपिटल में जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा कितना है 5 रुपये, 15 होता है ना, मतलब तो 10 में से 5 एक्स्ट्रा तो 15 होता है, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है आप लोग के लिए प्रीमियम। तो कैपिटल का अलग कैलकुलेशन लिखने का, प्रीमियम का अलग। 30 शेयर एक कितने का, कैपिटल में 10 तो 300 हो गया। 30 शेयर प्रीमियम कितना है 5 तो कितना होगा 150। तो ये हो गया आप लोग का कैलकुलेशन। क्लियर है, सिंपल, यस। तो अब इसके हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे कि हम लोग पता कर लिए कि बायबैक के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, डेट लिखेंगे हम लोग इसकी, जरा देखो डेट क्या दी थी इसको, 5 अप्रैल, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5 अप्रैल 2012। तो यहाँ पे आएगा हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में, बराबर है, डेबिट में और एक चीज आएगी प्रीमियम ऑन बायबैक। क्लियर है। और क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है क्या, वेरी गुड। कैसे आया, अब इसके बारे में थोड़ा लॉजिक बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन वापस बताता हूँ। देखिए आप लोग शेयर बायबैक कर रहे हैं, मतलब शेयर को क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं। जब शेयर्स इशू होते हैं तो कैपिटल क्रेडिट में होता है, क्योंकि शेयर इशू से कंपनी की कैपिटल वाली लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी के ओनर से पैसा देते हैं तो कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल आप पैसा क्या कर रहे हो, रिटर्न करो, मतलब बायबैक करो ना, तो शेयर्स लोग क्या करो, कैंसिल कर रहे हो, तो इसलिए कैपिटल जो क्या होगा, कैंसिल करने की वजह से कम होगा ना। तो देखो लायबिलिटी वहाँ पे दिया, लायबिलिटी साइड दिया, कैपिटल कम होगा बायबैक करने की वजह से। इसलिए जब भी लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ पे आती है, डेबिट में। तो डेबिट में लिख दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। फिर अब लोग क्या दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, मतलब 10 के बदले आप लोग कितना पैसा दे रहे हो, 15 देना, एक्स्ट्रा पैसा देना लो, सामने देखो ना शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के लिए क्या है, वो लॉस है, तो लॉस हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में, लेकिन उसको लिखते क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक, कि हम लोग बायबैक का प्रीमियम दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए लॉस है। क्लियर है। और लास्ट में लिख दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये पैसा किसको देने का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो लिख दिया हमने टू इक्विटी शेयर। डेबिट में क्या लिखा, कितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कितने अमाउंट के शेयर्स, उसके ऊपर प्रीमियम कितना है, और टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने अमाउंट के शेयर्स, तो शेयर कैपिटल है, तो कैपिटल कितना है 300, तो यहाँ पे लिखने का 303 है। उसके बाद प्रीमियम कितना है 150, तो यहाँ पे लिखने का 150, मतलब दोनों मिला के कितना देने का हम लोग को, 450 रुपीज़ देने का। किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, बराबर। 30 × 15 कितना होता है हम लोग का, बराबर ना। 30 × 15 कितना होता है, 450 हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर, दिमाग में बैठ गया। चलिए अब जो अगला टॉपिक है, अगला क्या दिमाग लगाना है आप लोग को, ये सोचने का कि मैंने बताया था कि इसी के बेस पे बाकी जर्नल एंट्री करोगे आप लोग। वो लोग क्या करते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, जरा भी टेंशन मत लो। ये एंट्री मैंने आप लोग को समझाया, कैसे समझाया कि शेयर कैंसिल हो रहे तो कैपिटल डेबिट में है, प्रीमियम अगर दे रहे तो प्रीमियम हमारे लिए देना पड़ेगा, तो मतलब लॉस है तो डेबिट में, किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट कहाँ से लेके हमने कैलकुलेशन में आप लोग को बताया। क्लियर है। अब इसी के बेस पे बाकी जो 3 एंट्री है वो इसी के बेस पे करने का। पहले क्या लिखा है, प्रीमियम, तो 5/4/2013 12 है, सॉरी देखिए 212 है शायद, 12 है ना, हाँ 12 है, तो यहाँ पे 12। अब हम लोग को क्या करने का, इसी के बेस पे करने का। पहले क्या करने का, पहले उठाने का प्रीमियम को, उसको लेने का, एडजस्ट करने का। प्रीमियम कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, उसको कहाँ लिखने का, क्रेडिट में। टू अपना दिमाग अभी इसमें मत यूज़ करना, प्रीमियम ऑन बायबैक बाद में आप लोग यूज़ करते हो, जब आप लोग अच्छे बोलते हैं समझदार हो जाएंगे, सब चीज़ें समझने लगेंगे, आगे की चीज़ें करने लगेंगे। अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दो। क्या बोला मैंने, प्रीमियम कहाँ पे है, इसी के बेस पे, ये जर्नल एंट्री के बेस पे बाकी 3 जर्नल एंट्री में कराऊंगा आप लोग को, दिमाग में रखो। क्या लिखा मैंने, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट में है, उसको पहले कहाँ लिखने का, क्रेडिट में लिखने का, इसी जर्नल एंट्री के बेस पे। अमाउंट भी उसी का, कितना 150, बराबर है, ये लिख लिया मैंने। पहला काम समझ गया सबको। ये नरेशन फरेशन का टेंशन मत लो, मैं लास्ट में बताऊंगा एकदम एक साथ ही सबके नरेशन। वो तो खाली जो अंग्रेजी में हिंदी में बोल रहा हूँ उसको अंग्रेजी में लिखने का, टेंशन लेने का नहीं, मेन तो समझना है ना। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम डेबिट में था, उसको क्रेडिट में लिख दिया, उसका अमाउंट लिखा 150। अब प्रीमियम जाएगा किसके पास, अपने रिजर्व्स के पास। ये जो प्रीमियम देने का वो क्या बोलेगा, मेरे को भाई 150 रुपये चाहिए, अलग अलग रिजर्व्स के पास जाएगा। तो उसके पास 4 रिजर्व है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम,
फिर जनरल रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व। लेकिन उसमें से जो CRR है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं होता है। ये चैप्टर के लिए हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों क्या है हमारे लिए फ्री रिजर्व। तो उन लोग के पास जाने का, देखो हम लोग के पास पहले क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लेता हूँ मैं। सिक्योरिटी प्रीमियम एक हमारे पास 3 पोटली है, समझ लो 3 खजाने हैं। एक सिक्योरिटी प्रीमियम वो कितने का जा रहा है देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है उसके पास 175 बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम 175। दूसरा खजाना है हमारे पास, उसमें है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का हम लोग का 265। ऐसा बनाने का नहीं, हाँ समझने के लिए बना रहा हूँ, बाद में तुम लोग खुद ही समझ जाएगा। बैलेंस शीट में जाने का, देखने का, और क्या। जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व देखिए आप लोग का 265, तो 265। फिर तीसरी पोटली के पास जाएंगे, तीसरा पोटली हमारी किसकी है, क्या नाम है उसका, जनरल रिजर्व सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है वो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग का 170, तो प्रॉफिट एंड लॉस 170। ये 3 खजाने हैं आपके पास। इसी के बेस पे आप लोग क्या करने वाले हो, ये 2 चीज़ें जमा करने वाले हो, एक तो ये प्रीमियम और एक यहाँ का CRR। वो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। अब देखो कैसा, तो मैंने प्रीमियम डेबिट था, क्रेडिट में लिखा। अब क्या करूँगा, मैं पूछूंगा उसको, भाई तेरे को कितना चाहिए, 150। ये आएगा इन लोग के पास। सबसे पहले अपने मेन स्टार के पास जाएगा। ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम कौन सा है, ये वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम को बोलेगा भाई तेरे पास 1,50,000 है क्या, सॉरी 150 है क्या। और 1,50,000 बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, 150 है क्या, वो बोलेगा हाँ है, देखो 175, तो मेरे से ले ले तू। तो वो दे देगा उसको, कितना देगा 150, उसके पास है ना, तो 150 देगा, तो बचेगा कितना इसके पास 25 बचा। क्लियर है क्या, ये 150 दे दिया तो इसके पास कितना बचा 25। क्लियर है, प्रीमियम गया इसके पास, अब सारे रिजर्व के पास। क्या बोला भाई मेरे को 150 रुपीज़ चाहिए, तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है, सबने पहले किसका जाएगा अपने मेन स्टार के पास, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम वो उसके पास पूछेगा कि तेरे पास कितना है 175, भाई तेरे पास दे सकता है क्या तू, देना ही पड़ेगा उसको। तो 175 उससे ले लिया, वो सॉरी 175 ने 150 लिया, तो बचा कितना 25। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 150। अब ये 150 मैंने किससे लिया हूँ, तो उसका नाम लिखने का, किससे लिया हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है क्या। अगर एक से ज़्यादा लोग लेंगे, 2 लोग लेंगे, समझो सिक्योरिटी प्रीमियम के पास कम रहता पैसा, तो इसके पास जाता था या तो इसके पास, तो फिर 2-3 लोग के नाम आते थे। जिससे इससे जितना लिया उतना यहाँ पे अमाउंट लिख देने का, बस डेबिट में, टेंशन लेने का नहीं, हो गया फिनिश। फिर क्या आने का, ये हो गया। अब क्या आने का इसके ऊपर, इसका भी ये कहाँ पे लिखा है डेबिट में, उसको कहाँ लिखने का क्रेडिट में। जैसे इसको डेबिट था तो उसको कहाँ लिखा क्रेडिट में लिखा प्रीमियम को, वैसे इसको भी डेबिट है तो कहाँ लिखा क्रेडिट में लिखा। इसको लिखने का इसका वर्ड है दूसरा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसको लेकिन जैसे उसको क्या करें उन्होंने, सेम था तो सेम लिखे ना क्रेडिट में, डेबिट था तो क्रेडिट में लिखे। इसको भी डेबिट है तो क्रेडिट में लिख रहा हूँ, अमाउंट भी उसका ही लिखूंगा 300। लेकिन याद रखना उसका हम लोग क्या बनाते हैं, CRR बनाते हैं, सेम नहीं लिखने का, याद रखना कैपिटल वाले का है भाई। ये डेबिट है क्रेडिट में लिखा, ये भी डेबिट है क्रेडिट में लिखा। अब CRR बनाने का कितने का 300 का, अमाउंट वहीं से लूँगा। अब वो जाएगा वापस से रिजर्व्स के पास, भाई मेरे को पैसे चाहिए, कितने चाहिए 300 चाहिए। क्या बोलेगा, हो जाएगा इन लोग के पास, बोलेगा भाई मेरे को पैसे चाहिए, कितने चाहिए 300 चाहिए भाई। तो 300 चाहिए तो जाएगा इन लोग के पास, बोलेगा भाई मेरे को पैसे दो, तो पैसे दो, पहले किसके पास पहुंचेगा, वो जनरल रिजर्व के पास पहुंचेगा। अब जनरल रिजर्व के पास पहुंचेगा, बोलेगा कितना मेरे पास, कितना है भाई 265 ही है मेरे पास। क्या बोलेगा वो, मेरे पास 265 है। तो उससे मैं बोलूँगा एक काम पर भाई 265 पूरा दे दे तू, तो ले लिया उससे। तो पहले किससे लिया मैंने, जनरल रिजर्व। कितना है उसके पास 265। क्लियर है। फिर कम पड़ा ना उसको, अभी उसको चाहिए कितना था 300, मिला है कितना 265, तो अभी भी 35 रुपीज़ की कमी है उसकी। तो किसके पास जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस के पास। इससे 35 लेगा, इससे 35 लेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा इसके पास 135, तो इससे 35 ले लिया। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर क्या, 5/4/2012, सिंपल सा काम, फिनिश। 300 जमा हो गई मेरे पास, इन लोग से मांगा, एकदम यही काम है। पहले क्या किया, प्रीमियम को लिखा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में था उसको क्रेडिट में लिखा, लेकिन क्या लिखने का CRR,
अमाउंट वहीं से लिखा। अब ये जाएगा रिजर्व CRR अलग अलग रिजर्व के पास, भाई मेरी अलग अलग पोर्टली पे जाएगा और बोलेगा भाई मेरे पास पैसे चाहिए मेरे को। तो पहले सेक्रेटरी के पास नहीं आएगा, उसके पास बहुत कम है, तुम्हारी मर्जी है। उससे 25 लोगों तो फिर 3 लिखना पड़ेगा, 25 फिर इससे जो लिया वो, फिर से 10 लेना पड़ेगा, वो तीनों लिखना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटर ये है कि जनरल रिजर्व के पास जाओ पहले। तो जनरल रिजर्व कितना है 265, तो उससे मैंने 265 पूरे ले लिया, वो हो गया भिखारी नील, लिख दिया जनरल रिजर्व 265। अभी भी लिखने को कम है, कितना पैसा कम पड़ रहा है 35 रुपीज़ कम पड़ रहा है। तो मैं किसके पास गया, प्रॉफिट एंड लॉस के पास, उससे मांगा 35 मांगा, हो गया मेरा क्लियर। ये हो गया मेरा CRR। अब लास्ट में क्या कर देने का, पेमेंट करने के लिए एकदम सिंपल, पैसा आया तो बैंक डेबिट में था, अभी पैसा जाएगा तो बैंक कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। इतना सिंपल सा काम है। वहाँ पे पैसा हमने इन्वेस्टमेंट में चाहिए तो पैसा आया था, अब यहाँ पे हम लोग पैसा देने वाले ना, तो बैंक क्रेडिट में कितना पैसा देने का यहाँ पे मालूम पड़ेगा। देखो कितना पैसा देंगे इक्विटी शेयर को 450, तो यहाँ पे लिखने का 450 बस। और डेबिट में क्या लिखने का, किसको दे रहे पैसा, उसका नाम लिखने का, किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स 450, हो गया उन लोग को पैसा देके। ये आ गया आप लोग का एंट्री नंबर, डेट है इसकी 5/4/2012। तो ये हो गया आप लोग की एंट्री फिनिश। अब कई की एंट्री हम लोग की बोनस की है। देखो क्वेश्चन में बोनस था, बोनस किस तरीके है, देखो 30 अप्रैल को दिया ना, 30 अप्रैल को कंपनी चढ़ा, तो कंपनी को 30 अप्रैल को अब क्या देने का, हम लोग को बोनस देने का। इतना क्लियर सबको। तो यही मैंने स्टेप बताया कि इसी के बेस पे चैलेंज। देखो कैसा था, ये डेबिट क्रेडिट में लिखा, पैसे जाके मांगा, ये डेबिट क्रेडिट में लिखा लेकिन CRR लिखा और फिर पैसे जाके मांगा। फिर ये क्रेडिट है, उसको कहाँ लिखा, डेबिट में लिखा, देखो ना ये क्रेडिट है, इसको कहाँ लिखा, डेबिट में। मतलब सबका रिवर्स किया ना, ये डेबिट था तो क्रेडिट, डेबिट था तो क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो क्या लिखा, डेबिट में लिखा। और क्या लिखा, टू बैंक उनके पैसे देने का एंट्री ना लास्ट वाली, तो 450 फिनिश। ये हो गया हम लोग का अमाउंट पेबल ऑन बाय बैक, ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, ये हो गया क्रिएशन ऑफ CRR और लास्ट में आ गया पेमेंट। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, बोनस बोला है, बराबर है। तो कितना बोनस बोला है, जरा देखो आप लोग को कितना बोनस बोला है आप लोग को। On 30 April, company issued 1 fully paid up equity shares of 10 by way of bonus for every 4 equity share held by equity shareholder। 4 पे 1, 4 held पे 1, बराबर ना। तो ऐसा बोला है क्वेश्चन में, 4 शेयर पे 1 शेयर देगा। अब कंपनी के पास कितने शेयर हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए कंपनी के पास कितने शेयर थे, 120, बराबर है। उसमें से उसने क्या कर दिया था, 30 को क्या कर दिया, बायबैक कर लिया, 30 माइनस हो गए, बायबैक हो गए ना। तो बचा कितना, उसके पास 90 शेयर बचे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 90। क्लियर है, ये हेल्ड है, ये बोनस है, ये हेल्ड है और ये बोनस है। तो हेल्ड कितना है मेरे पास, 90 है, बोनस मेरे को पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 90 × 1 डिवाइड बाय 4, तो होता है आप लोग का 22.5, बराबर है। कितना आ गया, 22.5 शेयर्स आप लोग को क्या करने का है, बोनस देना है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। तो ये हो जाएगा आप लोग का मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया, तो 225 आ गया। 225 रुपीज़ के आप लोग को क्या करना है, बोनस देना है। अब बोनस की एंट्री कितनी होती है, 2 एंट्री होती है। पहले बोनस आप लोग क्रिएट करोगे, फिर क्या करोगे, उन लोग के अकाउंट में, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो देखिए बोनस क्रिएट करने के लिए पहले आप लोग कहाँ से क्रिएट करते हैं उसको, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है आप लोग को, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है। और कहाँ से क्रिएट करोगे उसको, याद रखना, हमेशा मैंने बोला भी था पिछले लेक्चर में, CRR से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो CRR का पैसा हम लोग जमा करते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए यूज़ कर सकते नहीं हो, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से क्रिएट हुआ, कितनी तारीख का है वो, 30 अप्रैल 2012। अब कितने अमाउंट का बोनस है, 225, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 225। क्लियर है क्या, ये मैंने क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट हुआ, अभी देखिए दिमाग लगाने का सिंपल सी बात है, CRR अभी यहाँ पे जब अगर मैं CRR का पैसा यूज़ करूँगा तो CRR क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात, जब CRR बढ़ा था, क्रिएट किया था मैंने, तो क्रेडिट में लिखा था। अब कम हो रहा तो कहाँ पे लिखूंगा उसको, डेबिट में लिखूंगा, CRR, तो लिख दिया मैंने 225। क्लियर है, यस। रिजर्व है, रिजर्व यूज़ करूँगा तो रिजर्व क्या होगा, कम होगा। रिजर्व होता है हमारे लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में, तो लिख दिया मैंने। और लिख दिया किस लिए कम कर रहा हूँ मैं इसको, टू बोनस टू इक्विटी, मतलब कम क्यों हुआ है, बोनस देने के लिए, तो लिख दिया मैंने टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 225। अब ये जो बोनस है इसको क्या करूँगा, ट्रांसफर करूँगा। किसको ट्रांसफर करूँगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में।
तो बोनस क्रेडिट है तो उसको कहाँ लिखने का, डेबिट में लिखने का। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और टू किधर लिखने का, किसको ट्रांसफर करने का, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो मतलब इक्विटी, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में कोई भी ट्रांसफर होती है तो उसको लिखते हैं कैपिटल। तो लिखने का यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 225। क्लियर है। 30 अप्रैल 2012। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री फिनिश। अब बहुत सवाल उठता है सर ये दोनों एंट्री कैसे याद करने का, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है। जब भी हम लोग बोनस देंगे तो कहाँ से क्रेडिट करने का, उसको CRR से। तो CRR आपका रिजर्व होता है, रिजर्व आप लोग यूज़ करोगे तो क्या होगा, कम होगा। तो CRR मतलब लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी डेबिट में लिखा। किस लिए यूज़ किया, बोनस के लिए, तो लिखने तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये याद हो गया। अब इसी को क्या करने का, डेबिट है तो सॉरी ये क्रेडिट है तो इसको कहाँ लिखने का, डेबिट में लिखने का। और ये बोनस किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। लेकिन जब आप लोग को उन लोग को बोनस दे दोगे तो उन लोग का कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है ना, उनकी कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि ज़्यादा उसको शेयर्स मिलेंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर ना, बोनस देने से इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। कैपिटल मतलब कंपनी के ओनर्स लोग का कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब उनको बोनस देंगे। तो सिंपल, तो लिख दिया मैंने। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। नरेशन क्या लिखना है, एकदम सिंपल। यहाँ पे मैं आप लोग को बोल देता हूँ ओरली, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड विथ प्रॉफिट, ये है हम लोग का। बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक कैलकुलेटेड, बराबर ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग CRR क्रेडिट, कैपिटलाइजेशन क्रेडिट आउट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट, कहाँ से क्रेडिट करो लिख देने का। फिर बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट कर दिए। फिर यहाँ पे बीइंग बोनस क्या बोलते हैं, क्रेडिटेड फ्रॉम CRR या जनरेटेड फ्रॉम CRR। और फिलहाल बीइंग बोनस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल अकाउंट, हो गया। तो ये हो गया हम लोग की जर्नल एंट्रीज। अब क्या करना है हम लोग को, जर्नल एंट्री होने के बाद ये आप लोगों ने लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो स्क्रीन पीछे लेके, मतलब बोलना वीडियो पीछे लेके ये आप लोग वर्किंग लिख लीजिए। अब हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने का है। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सब में पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब में पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखता हूँ मैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब आप लोग का लायबिलिटीज। अब इसमें आप लोग के लायबिलिटीज में 3 पार्ट रहेंगे ये चैप्टर के लिए, मतलब ये बोल रहे बैलेंस शीट के लिए। इसमें भी है आप लोग का, और आप लोग दूसरा चैप्टर अगर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में तो शायद नहीं है आप लोग को, हाँ लेकिन उसमें है, क्या बोलते हैं आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी ऐसे ही है। तो आपने लिख लिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी लायबिलिटीज में सब में पहले रहता है आप लोग का नंबर 1 पे लिखेंगे आप लोग का जो रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है। अब शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें होती हैं। पहला जो होगा आप लोग का शेयर कैपिटल, दूसरा जो रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा जो रहेगा आप लोग का लेस फिक्टिशियस एसेट्स। तो अभी ये आप लोग क्वेश्चन में देखने का कि आप लोग को क्या क्या दिया है। तो पहले आप लोग आएंगे शेयर होल्डर्स में, तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन में इक्विटी शेयर ही था, तो यहां पे मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। मोस्टली ये चैप्टर में इतनी ही चीजें रहती है, शेयर कैपिटल रहता है। फिर बी पर रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसको याद कैसा करने का, एकदम सिंपल तरीका है, मैं जो आप लोग को बताऊंगा उससे याद कर सकते हैं आप लोग। रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए पहले इक्विटी लायबिलिटी में पहले क्या लेने का, शेयर होल्डर्स फंड, जो हम लोगों ने अगर 13-14 में आप लोग देखे होगा, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा तो ओन फंड बोलते थे हम लोग, तो वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शेयर होल्डर फंड अलग है। शेयर होल्डर फंड कंपनी के ओनर लोग का फंड, तो उसमें शेयर कैपिटल है और क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। और थर्ड नंबर पर रहता है लेस फिक्टिशियस एसेट्स, लेकिन अभी वो नहीं है ये क्वेश्चन में, तो मैंने नहीं लिया हूँ। तो ये हो गया आप लोग का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है। 3 ही पार्ट है इसके अंदर, इक्विटी लायबिलिटी के ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 ही पार्ट है, मतलब ऐसा बहुत लोग टेंशन लेते हैं सर बहुत ज़्यादा है। सेकंड जो है आप लोग का क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब सेकंड जो है आप लोग का नॉन करंट लायबिलिटी, क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे याद कर सकते हैं, पहले क्या है इक्विटी मतलब वही इक्विटी मतलब कंपनी के ओनर लोग का पैसा, तो उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। फिर क्या है लायबिलिटीज में क्या है, पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 चीज़ें होती है ज़्यादातर, मोस्टली 2 चीज़ें रहेगी, या तो आप लोग का डिबेंचर रहेगा या तो क्या रहेगा बैंक लोन।
तो अभी क्वेश्चन में देखने का क्या है आप लोग के, ये क्वेश्चन में आप लोग को डिबेंचर दिया है कि बॉन्ड दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिया हुआ है, बराबर ना। तो उसको हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। थर्ड नंबर पे आएंगे, आप लोग का रहता है करंट लायबिलिटीज, क्या रहता है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में मोस्टली 3 ही चीज़ें मिलेगी आप लोग को, एक तो ट्रेड पेबल्स, और आप लोग का अगर वो होगा क्या बोलते हैं हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज वगैरह होगी तो होम बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है और अदर करंट लायबिलिटीज। पेबल्स में क्रेडिटर्स है और करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए और बी। पहला है आप लोग का ट्रेड पेबल्स और दूसरा है अदर करंट लायबिलिटीज। ये हो गया आप लोग का लायबिलिटीज, क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब आप लोग इसको लिख लेंगे टोटल, यहां पे आप लोग इसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद आएगा आप लोग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो रहेगा आप लोग का क्या रहेगा, असेट्स। असेट्स में 2 है, पहला जो है आप लोग का नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स, बस इतना ही है। तो उसमें हम लोग आएंगे पहले नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, नॉन करंट असेट्स। उसमें हम लोग का पहला है जो उसको हेडिंग है, हाँ उसकी हेडिंग याद रखना आप लोग का, क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ऐसा क्यों है, तो ये अकाउंटिंग जो हम लोग का क्या बोलते हैं, कंपनी एक्ट 116 है, उसमें शेड्यूल 6 के हिसाब से हम लोग को यूज करना पड़ता है वर्ड। उसमें 2 पार्ट है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आप लोग को पता है जो जो असेट्स आप लोग की फिक्स असेट्स होती है, टेंजिबल लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, ये सब चीज़ें। और इनटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, वो सब आप लोग का इनटेंजिबल होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम शायद लोग को इनटेंजिबल कुछ भी नहीं, सब टेंजिबल चीज़ें ही दी हुई है, बराबर है। उसके बाद सेकंड आएगा आप लोग का करंट असेट्स। करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को पहला तो देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल था, तो वैसे ही यहाँ पे रहेगा आप लोग को इन्वेंट्रीज पहले ले लीजिए आप लोग, एक काम कीजिए, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। तो ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा आप लोग को, क्योंकि बगैर स्टॉक के तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं। सेकंड जो रहेगा ट्रेड पेबल लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा आप लोग का ट्रेड रिसीवेबल। और जो थर्ड रहेगा वो आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश और बैंक बैलेंस मोस्टली आता है। तो ये हो गया आप लोग का फिनिश बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कैसे याद करना है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोग को सिंपल तरीके से याद करूँ तो ऐसे देखिए, ये 2 पार्ट है आप लोग के, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी और यहाँ पे असेट्स। ऐसा याद करने का, थोड़ा दिमाग लगा के। इक्विटी लायबिलिटी में कितने पार्ट हैं, 3। असेट्स में कितने हैं, 2। इक्विटी लायबिलिटी में 3 पार्ट क्या है, पहले आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड, फिर क्या है आप लोग का इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर क्या है आप लोग की करंट लायबिलिटी। इधर क्या है, नॉन करंट असेट्स और यहाँ पे करंट असेट्स, बस इतना ही है। अब इसको याद करने का, शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर लोग का कौन कौन सा पैसा होता है, तो सिंपल से होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल लोग का होता है, रिजर्व एंड सरप्लस वो लोग का होता है, तो वो लिखने का, बराबर है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटी में जो करंट लायबिलिटी होती है मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, खास करके उसमें डिबेंचर्स और लोन आता है, तो वो लिखने का। फिर करंट लायबिलिटीज में मेनली यहाँ पे ये अभी बोला ना, ज़्यादातर आप लोग को 3 ही चीज़ें आएगी, 2 ही चीज़ें आएगी मोस्टली, ट्रेड पेबल्स आएगा और अदर करंट लायबिलिटीज आएगी, या तो कुछ और आ सकता है, तो बहुत रेयर केस में आता है। तो ये 3 चीज़ होगी। फिर आएंगे हम लोग असेट्स में, ये बैलेंस शीट खत्म हो गई आप लोग की। असेट में जब आएंगे तो पहले नॉन करंट असेट्स,
उसमें नॉन करंट असेट में क्या लिखना है आप लोग को, हेडिंग लिखना है आप लोग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती है, तो ये हो गया। फिर करंट असेट्स, करंट असेट में तीन मेन चीज़ें हैं, हमेशा वो तीन ही रहेगी मोस्टली 99%। पहला है आप लोग का इन्वेंट्री, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स और पहला है इन्वेंट्रीज, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स और तीसरा है आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आप लोग का फिनिश। तो इस तरह से आप लोग याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा। अब ये याद होने के बाद, लिखने के बाद अब क्या करने का, हम लोग इसकी पोस्टिंग मतलब इसकी चीज़ें ढूंढने का। ये टोटल, अब यहाँ का जो टोटल है और जो ऊपर का टोटल दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट हमारी क्या है, टैली है। मतलब असेट्स का टोटल और हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब ये टोटल सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में जाके ढूंढने का कि उसके अंदर क्या क्या होता है। शेयर होल्डर फंड के पहले क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल दो तरह के हो सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स, सिंपल। तो उसके लिए नोट्स बनाने का पहला नंबर और यहाँ पे लिख लेने का शेयर कैपिटल के अंदर नोट 1, ताकि मतलब उसका जो सोल्यूशन है कहाँ पे मिलेगा, नोट्स में। शेयर कैपिटल का हर एक क्वेश्चन में नोट बनाना है, चाहे उसमें क्वांटिटी हो, मतलब मल्टीपल चीज़ें हो, चाहे मल्टीपल चीज़ें नहीं हो। तो पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं शेयर कैपिटल। वैसे शेयर कैपिटल में दो चीज़ें होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाने का हम लोग का, क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना। तो हेडिंग लिखूंगा मैं इसके अंदर ए इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जाने का बैलेंस शीट में, किसमें आने का, बैलेंस शीट में चेक करने का हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारी बैलेंस शीट में है वो कितने का था। तो कितने का था, 1200, दिखता है सबको, 1200, कितना है 1200, इतना दिखता है कि सबको, उसमें कोई टेंशन लेने का नहीं, बराबर है। बैलेंस शीट में आने का 1200 देखने का, बैलेंस शीट में देखो 1200 दिखेगा। अब क्या करने का, बैलेंस जो ये 1200 है वो आपकी लायबिलिटीज है। तो मैंने बोला भी था कि लायबिलिटीज क्या होती है हमारी, क्रेडिट, और असेट्स क्या होते हैं, डेबिट। ये दिमाग में रखने का, लायबिलिटीज क्रेडिट और असेट्स डेबिट, बराबर है। तो अभी हम लोग का जो ये 1200 है क्रेडिट है, तो इसका मतलब जब भी आप लोग को बैलेंस जर्नल एंट्री में क्रेडिट मिलेगा तो आप लोग क्या करते जाओगे, प्लस करते जाओगे। मतलब ना लायबिलिटी सॉल्व कर रहे हो तो लायबिलिटी के हिसाब से सोचने का। अभी ये जो हमारा कैपिटल है इस कैटेगरी में आएगा, लायबिलिटी की कैटेगरी में। तो क्रेडिट को क्रेडिट मिलेगा तो ऐड करना, और अगर डेबिट मिलेगा तो क्या करना, लेस करना। तो अभी ये 1200 क्या है आपका, क्रेडिट में है, दिमाग में रखना। तो देखो 1200, अभी क्वेश्चन में पहले में देखना कैपिटल है क्या, नहीं है। दूसरे में है, कहाँ पे है, डेबिट में है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1200 में से 300 क्या हो गए, चले गए। आप लोग के कितने बचे, 900, क्योंकि आप लोगों ने बाय बैक किया, वैसा दिमाग लगाओगे तो भी समझेगा। फिर अगले में कैपिटल है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, कैपिटल नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, कैपिटल नहीं। कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब किसी यार को भी ढूंढ लोगे। इसमें है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, यस है। तो कितना है, 225, लेकिन कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का कैपिटल क्या होता है, बढ़ा था। तो हो गया 1125। तो यहाँ पे लिख लोगे आप लोग 1125। नीचे इसलिए लिखा कि उसको यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना था, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। कितने शेयर्स है, 112.5 @10 ईच। बोलेंगे सर ये कहाँ से आया आपका, सिंपल सी बात है, 1125 रुपए के है, बराबर ना। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मान लो क्वांटिटी मिल जाएगी 112.5। क्लियर है क्या। तो ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल फिनिश। अब शेयर कैपिटल फिनिश करने के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी, रिजर्व एंड सरप्लस, बी नहीं सॉरी सेकेंड। ये हो गया हम लोग का सॉल्व। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1125। तो हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल खत्म। अब नेक्स्ट है हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और याद रखना उसका भी आप लोग को नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं सेकंड लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लूँगा, सेकंड से सॉल्व होगा। मतलब समझ लीजिए इसकी वर्किंग है ये रिजर्व वर्किंग, लेकिन इसको बहुत अच्छे से शो करना पड़ता है क्योंकि आंसर का पार्ट रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस के मार्क्स मिलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग को बोला था कि आपके पास 4 रिजर्व हैं,
बराबर ना। तो सब में पहला आप लोग को रिजर्व था, बैलेंस शीट में दिया था को सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं लिख लेता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप लोग अगर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप लोग का कितने का था? 1,75,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम था आपके पास, 175। लाइबिलिटीज में दिया हुआ है मतलब क्रेडिट है, देखो मैंने बोला था लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट है। अब जर्नल एंट्री में ढूंढने का, जहां पे भी हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में दिखेगा तो क्या करोगे? मतलब ना क्रेडिट है। हाँ, ये जो 775 आपके अमाउंट में जो है वो क्या है? आपका क्रेडिट है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट मिलेगा तो प्लस करना, उसका उल्टा मिलेगा मतलब डेबिट मिलेगा तो क्या करना? माइनस करना। अब देखते हैं हम लोग। तो देखो पहली जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? नहीं है। सेकंड में है क्या? नहीं है। थर्ड में है, कहाँ पे है? डेबिट में, तो -150। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें 25। तो देखो यहाँ पे हम लोग वैसे भी लिखे थे कि 25 हमारा बचा हुआ है, तो ये वर्किंग भी हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बचा है? 25 का। क्लियर है? तो ये लिख लिया मैंने उसका ए। फिर बी, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद क्या था आप लोग का? देखो बैलेंस शीट में चेक करने का CRR, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बराबर ना। तो वो कितने का? जरा देखिए कितने का था वो? 26 नहीं सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, जनरल जो खा गया। तो ठीक है चलो उसको सेकंड नंबर पे इसको करता हूँ, उसको थर्ड नंबर पे करता हूँ। तो CRR कितना था आप लोग का? 200। क्लियर है? बैलेंस शीट में है मतलब सॉरी लाइबिलिटी साइड है मतलब क्रेडिट है। जर्नल एंट्री में ढूंढेंगे, क्रेडिट मिलेगा तो प्लस करेंगे, डेबिट मिलेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रूल सबका सेम है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट, तो ढूंढने का क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस, सेम क्रेडिट मिला तो मतलब वो लाइबिलिटी सॉरी कैपिटल जो आप लोग का लाइबिलिटी है तो सेम लाइबिलिटी क्रेडिट मिलेगा तो प्लस करने का, डेबिट मिलेगा तो माइनस करने का। तो देखो इसमें है क्या? CRR नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है CRR। तो देखो क्रेडिट में मिला है तो प्लस होएगा, तो 500 हो गया, बराबर है। फिर इसमें है क्या? CRR नहीं। इसमें है लेकिन कहाँ पे? डेबिट में, तो माइनस होएगा 225। तो हो गया आप लोग का 275। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 275। क्लियर है? तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग का जनरल रिजर्व था, वो मैंने गलती से थोड़ा लेट लिखा, जनरल मतलब आगे पीछे हो गया है। जनरल रिजर्व आप लोग का था कितना आप लोग के पास पहले से? 265। तो 265 वही सेम काम, क्रेडिट मिलेगा तो प्लस करूंगा, डेबिट मिलेगा तो माइनस करूंगा। जनरल रिजर्व पहले में है क्या? नहीं। दूसरे में है क्या? नहीं। तीसरे में है नहीं। इसमें है देखो, तो डेबिट मिला है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो 0 हो गया। तो मतलब जनरल रिजर्व आपके पास नहीं है। वैसे भी यहाँ पे देखो मेंशन किया उन्होंने, जनरल रिजर्व क्या हो गया? आप लोग का नील हो गया था। तो चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं लिखना तो बहुत लोग क्या करेंगे इसको दिखाएंगे ही नहीं पहले, तो भी चलेगा। हाँ, C के बाद डी के बाद था आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग का था 170, बराबर है 170। देखो यहाँ पे है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, यस। कितना है? क्रेडिट में है ऑलरेडी। जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया 170 वो क्रेडिट है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे भी क्रेडिट है देखो प्लस, तो +1 तो 171 हो गया। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है, यहाँ पे है कितना है? -35। कितना हो गया? 136। और कहीं है क्या प्रॉफिट लॉस? नहीं। तो आपके पास कितना बचा? 136। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 136। तो सब मिला के आप लोग टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सबका टोटल करो, देखो कितना होता है टोटल 136 + 25 + 275, तो हो गया आप लोग का 436। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दोगे 436। ये हो गया आप लोग का रिजर्व एंड सरप्लस भी सॉल्व। अब आते हैं हम लोग इस पे नॉन करंट लायबिलिटी में। उसमें क्या है? पहले आप लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप लोग को बोला था बैलेंस शीट में देखने का आप लोग को क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैलेंस शीट में अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ आपके पास है वहाँ पे 12% डिबेंचर्स, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं, चाहिए तो इसके लिए वर्किंग नहीं बनाता हूँ, यहीं पर मेंशन कर लेता हूँ 12% डिबेंचर। क्लियर है? देखिए कितने हैं 12% डिबेंचर? 750। तो कोई चेंजेस हुआ था बैलेंस शीट में उसके अंदर? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 750। कोई चेंजेस नहीं था ना उसमें डिबेंचर के अंदर, चैलेंज कुछ नहीं किया ना, मैंने सुना उसको आया ना, उसको रिडीम करे, कुछ किया नहीं ना, तो वैसे ही। उसके बाद आप लोग का करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आप लोग को ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स में क्या लिखा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस हुआ था क्या? नहीं। तो वैसे का वैसे ही 745। हाँ, कभी कभार ट्रेड पेबल में 2 चीज़ आती है। वैसे ट्रेड पेबल में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अगर 2 चीज़ें रहेगी तो फिर आप लोग को उसका नोट्स बनाना पड़ेगा। अभी सिंगल है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। हाँ, आगे लिखा हुआ आप लोग का ट्रेड पेबल्स के बाद अदर करंट लायबिलिटीज 195। उसमें भी कोई चेंजेस था क्या? नहीं। तो ये 195। तो ये हो गया आप लोग का बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड फिनिश। तो सब टोटल कर लेंगे 1125 + 436 +
750 प्लस 745 प्लस 195, तो हो गया आप लोग का 3251। ये आ गया आप लोग का इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आते हैं हम लोग नॉन करंट असेट्स में। उसमें क्या लिखा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी टेंजिबल। तो देखिए उसके अंदर क्या क्या है? मशीनरी है और फर्नीचर है, 2 है। तो मैं उसके लिए नोट्स बना लेता हूँ आप लोग के लिए। नंबर 3 बराबर है, यहाँ पे लिख लूंगा मैं टेंजिबल असेट्स। यहाँ पे नंबर क्या डालता हूँ मैं? 3 डालता हूँ कि इसका इंफॉर्मेशन अमाउंट कहाँ से मिलेगा? नंबर 3 से मिलेगा। टेंजिबल में 2 ही चीज़ें दी है, जरा देखिए क्या था? मशीनरी और बी पे था फर्नीचर। मशीनरी का अमाउंट दिया था आप लोग का 1800 और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 226। तो दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा शायद आप लोग का 2026। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिनिश्ड 2026। क्योंकि आप लोग के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना, इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको वैसे कैसे लिख दो। हाँ चेंजेस होता रहा, मैं उससे देखता रहा कि कोई बेचे उसमें से। फिर नेक्स्ट आप लोग का इसी के अंदर आता है आप लोग का इन्वेस्टमेंट। इसी के अंदर आता है नॉन करंट असेट के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट भी आता है। हाँ याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट आप लोग का क्वेश्चन में देखो, आप लोग के पास इन्वेस्टमेंट जो आएगा मतलब ना 3rd हेडिंग रहेगी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में आप लोग का था, देखो कितने का था? 74 का, बराबर ना। अभी असेट में है तो मतलब वो डेबिट है, तो देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप लोग वहाँ दिखता है, क्रेडिट में दिखता है 74। तो क्या हो गया? माइनस हो गया। दिमाग भी लगा तो 74 का आप लोगों ने बेच चुके हो, कुछ बचा नहीं है, बराबर ना। तो क्या हो गया? नील हो गया। तो इन्वेस्टमेंट मैंने इधर मेंशन इसलिए नहीं किया हूँ। फिर उसके बाद आप लोग का करंट असेट्स, उसके बाद क्या आप लोग का करंट असेट, उसमें है आप लोग का इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स। तो स्टॉक में कुछ चेंजेस हुआ था क्या? नहीं, तो उसको वैसे का वैसे ही 600। फिर आप लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें रहती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स दिया हुआ है, कितना है? 260, तो उसको लिख देता हूँ 260। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट आप लोग का कैश एट बैंक 740, बराबर है। तो 740 आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। 740 जो है आप लोग का कहाँ पे है? कैश एट बैंक। कैश असेट होता है तो मतलब वो डेबिट में है। अब जनरल एंट्री में आप लोग को अगर डेबिट मिलेगा कैश बैंक, हाँ कैश एट बैंक या बैंक, तो आप लोग क्या करोगे? डेबिट मिलेगा तो प्लस, क्रेडिट मिलेगा तो माइनस। क्लियर है? तो देखो पहले में ही आप लोग का डेबिट है तो प्लस करते हैं 75 प्लस, ठीक है। फिर इसमें है क्या? बैंक नहीं है। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है। कहाँ पे है? क्रेडिट में है। कितना? 450। तो कितना हो गया आप लोग का? 260, 365। यहाँ पे है 365 और कहीं कुछ है क्या? नहीं। क्लियर है क्या? तो आप लोग का कितना बचा? 365। तो यहाँ पे आप लोग कैश इक्विपमेंट लिख लोगे 365। क्लियर है? सब हो गया। अब टोटल करेंगे प्लस 260 प्लस 600 प्लस 2026, तो कितना हो गया आप लोग का? 3251। सेम आ गया दोनों। तो मतलब क्या हो गया आप लोग का? टैली हो गया। तो इस तरह से आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बहुत सिंपल है बैलेंस शीट, लेकिन अगर आप लोग को कुछ टेंशन आता है तो वीडियो को 2 पार्ट कीजिए। पहले पार्ट में आप लोग क्या कीजिए? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन समझिए, मैंने जनरेटरी समझिए कैसे मैंने उसको सॉल्व किया है। फिर सेकंड पार्ट क्या देखिए आप लोग? उसकी बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट को समझिए। अगर अभी नहीं समझ रहा है तो उसको थोड़ा रख दीजिए, बाद में 1-2 क्वेश्चन और करने के बाद कीजिए। लेकिन पहले आप लोग दोनों को अलग अलग कंसिडर करना, जर्नल एंट्रीज के पार्ट को और बैलेंस शीट को, क्योंकि दोनों को मिक्स करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। एक बार सुकून से बैठ के पूरे ये जर्नल एंट्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग ना क्वेश्चन पूरा समझने का वो समझ लेना। फिर बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको चाहिए तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या बोलते ना 1 दिन बाद उसको समझने की कोशिश करना। तो बैलेंस शीट को अलग से समझना, उसको अलग समझना, क्योंकि बैलेंस शीट आप लोग को यहाँ नहीं आगे चैप्टर्स में भी ऐसी ही काम आएगी, आगे नेक्स्ट टाइम में भी, और अभी जो आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उसमें भी काम आएगी आप लोग को बैलेंस शीट बनाने के लिए। जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से ही करना रहेगा, वो बोलना प्लस माइनस जो मैंने बताया आपको। तो ये हो गया आप लोग का बायबैक ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन फिनिश। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया था मैंने ताकि आप लोग को अच्छी चीज़ें समझ में आए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा बायबैक के जुड़े हुए, और जो आप लोग के पेपर सोल्यूशन से मतलब ना नवंबर 2019 के उसकी भी सीरीज शुरू किया हूँ, उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट करने वाला हूँ। वीडियो देखने का आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।